passive transport. Mechanism of passive transport we have done. Fine. Today we'll start ascent of sap and transpiration. फाइन. एसेंट ऑफ सैप देखेंगे, फिर ट्रांसपिरेशन देखेंगे, है ना. ट्रांसपिरेशन के बाद देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. फिर हम देखेंगे बल्क मूवमेंट, जिसमें हम देखेंगे फ्लोएम में किस तरीके से मूवमेंट होता है. फाइन. तो एसेंट ऑफ सैप में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रूट से पानी पहुंचता है पत्तों तक, लीफ तक. फाइन, वो डिस्कस करेंगे. ओके फाइन फाइन. इनवाइटेशन हो गया था 11/11/6. एसेंट ऑफ सैप, ठीक है. इसके बाद ट्रांसपिरेशन देखिए. स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine, fine. So let me define what is ascent of sap. ठीक है. It is the movement of water and minerals, या फिर सिंपली कह सकते हो सोल्यूशन. ठीक है. सोल्यूशन किस चीज से का हो जाएगा? पानी का और वो सब एलिमेंट्स का जो सोइल के अंदर प्रेजेंट है. फाइन. फ्रॉम रूट टू लीफ. ठीक है. हम सोइल नहीं बोल रहे हैं. नॉट फ्रॉम सोइल टू लीफ. आई एम सेइंग फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना. रूट में ऑलरेडी वाटर एंड मिनरल्स आ चुके हैं, है ना. ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना. इन सभी माध्यमों से मिनरल्स और वाटर हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द रूट, है ना. अब हमें क्या करना है? रूट से पहुंचाना है पानी को लीफ के टिप पे. ठीक है ना. फाइन. तो चलिए, तो एसेंट ऑफ सैप के लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए थे, बहुत सारे थ्योरीज प्रपोज करे गए थे, है ना. सब चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखा भी गया, लेकिन ऑलमोस्ट, ठीक ना, सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए. फाइन. एक ही एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं आज तक. एंड दैट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इज वाइडली नोन एज द कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी. फाइन. तो हम देखेंगे यहाँ पे कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी. उससे पहले कुछ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. सेवरल theories were given for the explanation of movement leaf tip, but all were not success, but all the theories carried some drawbacks.
ठीक ना, एक या दो ड्रॉबैक था, इसलिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट the one which is widely used, and that is cohesion tension transpiration pull theory. ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाला है यहाँ पे कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। also known as ascent of SAP theory, है ना, and this theory was proposed by Dixon and Joly. है ना, इस थ्योरी को किसने दिया था, was given by Dixon and Joly. Fine. So बेसिकली ये थ्योरी क्या कहता है कि पानी का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, है ना, पानी का प्रॉपर्टी के चलते ही मीन ये सैप जड़ से लेके लीफ के टिप तक पहुंच पाता है ना। तो ये पानी के कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि इतना फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके चलते पानी जड़ से लीफ टिप तक पहुंच पाता है, ठीक ना। दिस phenomenon of movement of sap is due to the property of water. ठीक है, कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जिसकी चलते एसेंट ऑफ सैप पॉसिबल है। सर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। वेरी गुड, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स, एंड सरफेस टेंशन, surface tension, ठीक ना, because of surface tension something around, ठीक है, 20 मेगापास्कल का फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, इसको मैं एलाबोरेट करता हूं। फाइन, चलिए आते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स पे। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कैन यू से व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? The attractive force between molecules of water. हाँ, कोहेसिव फोर्स कहने का मतलब द फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स, है ना। तो होता क्या है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स चाहेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच रहे, जुड़े हुए रहे, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिवनेस, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए रहना चाहेंगे ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। द फोर्स which keeps the water molecules together, है ना, इसको कहेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल
दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहना चाहेगा। है ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जुड़े हुए रहना चाहेंगे, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट बता रहा हूं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स है ना, क्या मतलब हो सकता है जी एडहेसिव फोर्स का? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर फोर्स जो डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को क्लास 10th में भी, है ना, एडहेसिव शब्द यूज करते हैं हम लोग गोंद के लिए, फेविकॉल वगैरह, फेविस्टिक्स यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हो, है ना, करिकुलर एक्टिविटीज में, है ना, एडहेसिव का इस्तेमाल करते हैं दो अलग अलग चीजों को चिपकाने के लिए, है ना। तो एडहेसिवनेस जो होता है वो डेवलप होता है गोंद और उस सरफेस के बीच में जिसको हम चिपकाना चाहते हैं, है ना। तो एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर कहने का मतलब पानी और वो जिस चीज से टच हो रखा है उसके बीच के फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहेंगे। द फोर्स which exist between water molecule and the material which is in contact with water। फाइन, ये हो गया एडहेसिव फोर्स, है ना। इसको हम नट शेल में कहना चाहेंगे तो ये आएगा नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कहने का मतलब होगा कि पानी चाहेगा कि वो मिनिमम स्पेस एक्वायर करे। फाइन, दिस प्रॉपर्टी means water tends to acquire minimum space है ना, मिनिमम स्पेस एक्वायर करना चाहेगा and will try not to get separated from each other। get separate far from each other। ठीक ना, वाटर मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो छोटे से स्पेस में ही सीमित रहे, है ना। ये इस तरीके का होना नहीं चाहेगा, इस तरीके फैला हुआ नहीं रहना चाहेगा, है ना। इसको हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। ओके, तो पानी के पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है ना, इसको खींचने का कोशिश करेंगे तो खींचना नहीं चाहेगा वो। फाइन, ड्यू टू दिस water has high tensile strength
ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है इसके पास। टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचे जाने पर ना टूट पाना, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये समझेंगे, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा यहाँ पे, 10 से 20 मेगा पास्कल। फाइन, इतना काफी है पानी के ऊपर भेजने के लिए, पानी के ऊपर खींचे जाने के लिए। ओके, इस तरीके से होता है। नाउ चलिए मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से ये बढ़ता है ऊपर की तरफ। से दिस इज द स्टेम पोर्शन, ये रूट है। फाइन, ये रूट है। ओके चलिए, रूट के अंदर पानी यहां तक आ गया बिकॉज ऑफ कैपिलरी एंड रूट प्रेशर, यहां तक आ गया। ठीक है, ये लगभग 10 फीट, ठीक है, 10 फीट 12 फीट तक पानी पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्स एंड बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। नोट कर लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स जानते हैं, कैपिलरी फोर्स एंड रूट प्रेशर। हेलो, water can reach in plant up to certain height। है ना, कुछ हाइट तक पानी पहुंच सकता है, लेकिन एकदम ऊपर नहीं, 130 मीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। है ना, हो सकता है 10 फीट 20 फीट तक पहुंच जाए, है ना, लेकिन उसके ऊपर नहीं पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी यहां तक पहुंचा हुआ था। फाइन, यहां तक पानी पहुंचा हुआ था। ओके, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोहेशन, टेंशन और एडहेसिव फोर्स किस तरीके से काम करेगा। फाइन, इस चीज को मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पानी यहां तक था। ओके, है ना। अब क्या होगा, पानी अट्रैक्शन शो करेगा बिटवीन द वॉल्स ऑफ द जाइलम, है ना। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, है ना, इस तरीके का एक मिनिस्कस बनेगा, इस तरीके का देखेंगे, है ना, क्योंकि पानी फोर्स डेवलप करता है बिटवीन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अदर एलिमेंट क्या हो गया, ठीक है, ये अदर एलिमेंट हो गया आपका ट्रैकिज और वेसल्स। फाइन, ओके, यहाँ तक तो पहुंच गया बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ एडहेसिव force, meniscus is developed। meniscus is developed, है ना। meniscus डेवलप होता है बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। फाइन, चलिए आगे मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब क्या होगा, अब पानी का दूसरा प्रॉपर्टी काम करेगा। फाइन, पानी का दूसरा प्रॉपर्टी मतलब सरफेस टेंशन पकड़ लीजिए। फाइन, तो सरफेस टेंशन के चलते क्या होगा, ये पानी चाहेगा कि हम इधर भी चले जाए, इधर भी चले जाए, है ना। इतना बड़ा सरफेस एरिया हम ना लाए, ये बड़ा सरफेस एरिया है ना, ये छोटा सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है ना। तो ये चाहेगा कुछ इस तरीके से हो जाए। तो देखो पानी अब चाहेगा यहाँ तक आ जाए, है ना, टू एक्वायर मिनिमम स्पेस। फाइन, अब मान चलो पानी यहाँ तक आ गया, फिर से यहाँ पे एडहेसिव फोर्स काम करेगा एंड इट विल टेंड टू फॉर्म मेनिस्कस, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। फाइन, फिर से क्या हो गया यार यहाँ पे,
फिर से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। अगेन द प्लांट विल टेंड टू एक्वायर मिनिमम स्पेस। तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम बनेगा, ओके, है ना। और इनकी लड़ी टूटता इसलिए नहीं है क्योंकि कोहेसिव फोर्स भी काम कर रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो रखा है ना, वो वाला फोर्स भी काम कर रहा है। अब क्या होगा भैया, फिर से यहाँ पे मेनिस्कस डेवलप होगा, है ना, ये मेनिस्कस डेवलप होगा, फिर से यहाँ पे सरफेस टेंशन काम करेगा, ओके अगेन। तो इस तरीके से होते होते ये चला जाता है तुम्हारा, ये सेम फिनोमिनन होते होते कहाँ चला जाएगा, मूव्स टू, this phenomenon moves to leaf टिप, है ना, पत्ते के टिप तक पहुंच जाएगा, ओके। इस तरीके से पानी पहुंचता है पत्ते के टिप तक, फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, अब यहाँ पे हम क्या क्या देख पा रहे हैं, है ना। पानी तो यहाँ तक पहुंच गया, मेसोफिल सेल्स तक पानी पहुंच गया, है ना। ये क्या सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है ना। मेसोफिल सेल्स तक पानी पहुंच गया, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, फाइन, ट्रांसपिरेशन के चलते पानी तो यहाँ से निकल गया, है ना। वी नो दैट कि एटमॉस्फेयर के पास, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के पास जो वाटर पोटेंशियल था दैट इज समथिंग अराउंड -1000 बार, रिकॉल करेंगे, है ना। और यहाँ पे पत्ते के पास जो वाटर पोटेंशियल था दैट इज समथिंग अराउंड -10 बार, है ना। इसका वाटर पोटेंशियल इतना था, इसका वाटर पोटेंशियल इतना है, मतलब ये कम है। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ से पानी बार बार लॉस होगा। पानी बार बार लॉस होने का मतलब है कि यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल का डेवलपमेंट होना, है ना। यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल डेवलप हुआ, लेकिन स्टेम के अंदर तो हाई वाटर पोटेंशियल है, हाई वाटर पोटेंशियल है। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना। इस तरीके से होता है। देखिए फिर से समझेंगे, बिकॉज ऑफ कोहेशन टेंशन, कोहेशन टेंशन और एडहेशन के चलते, है ना, पानी रूट से लेके लीफ तक पहुंचता है, बस इतना ही काम है। कोहेशन टेंशन एडहेशन का काम यही है टू मेक द वाटर अवेलेबल टिल मेसोफिल सेल्स ओनली, है ना। पानी को कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखने का काम होता है कोहेशन टेंशन और एडहेशन का, ओके, है ना। लेकिन मेसोफिल सेल से पानी कंटिन्यूअसली निकलते जा रहा है, ठीक ना। स्टोमाटा जैसे ही ओपन होगा वहां से कंटिन्यूअसली पानी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, फाइन। वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है ना। लेकिन पानी का प्रॉपर्टी चाहेगा नहीं कि वो लो प्रेशर को बिल्ड करके रखे, फाइन, है ना। तो क्या होगा, ये कोहेशन टेंशन एडिशन कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा और पानी को, फाइन, मेसोफिल सेल्स तक मेंटेन करके रखना है, फाइन। ओके, सो कोहेशन टेंशन और एडिशन से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। Up to 130 meters,
हाइट, है ना, 130 मीटर हाइट तक पहुंच सकता है पानी। फाइन, एंड to make the continuous movement of water, ठीक है, ट्रांसपिरेशन plays an important role. फाइन, ट्रांसपिरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। ये करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ कोहेशन टेंशन, है ना, पानी यहाँ तक आ गया, अप टू द ब्रेन, है ना, पानी यहाँ तक आ चुका है, स्टोमाटा तक आ चुका है। जैसे ही स्टोमाटा खुलेगा पानी यहाँ से निकल जाएगा। पानी निकलने का मतलब है कि यहाँ पे खाली जगह हो जाना, है ना। पानी इतना हो गया, मान के चलो पानी को हमने वहां से निकाल लिया, ऊपर से हमने पानी को निकाल लिया था बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। तो यहाँ पे लो हो गया, लो वाटर पोटेंशियल हो गया जी, है ना, लो वाटर पोटेंशियल हो गया। तो इस लो वाटर पोटेंशियल को कैसे भरा जाएगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, है ना, इस तरीके से। ओके, सो कोहेशन टेंशन का काम है पानी को मेंटेन करके रखना जाइलम के अंदर, है ना। और जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। until and unless there is transpiration, there is no continuous movement of water into the xylem. पानी ऊपर से खत्म होगा तभी तो कंटिन्यू फ्लो करेगा ना, है ना। ऊपर से हम पानी को निकाल ही नहीं रहे हैं तो पाइप में तो कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा पानी का, सैप का। फाइन, तो ऊपर से पानी को हटाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपिरेशन करता है ना। और पानी को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। सो तो एसेंट ऑफ सैप जो होता है, कोई भी वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, जॉइंट वर्क ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन, है ना। इन दोनों का मिली भगत के चलते वाटर एंड मिनरल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं जाइलम के अंदर। नाउ कैन यू टेल मी कि रात के समय में एसेंट ऑफ सैप होगा क्या? रात के समय में एसेंट ऑफ सैप होगा क्या? नो सर। यहां से पानी, हाँ, यहां से पानी इवापोरेट हो रहा है थ्रू स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा के चलते पानी यहां से इवापोरेट कर जा रहा है। एंड वी नो दैट द स्टोमाटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग विच टाइम? डे टाइम, है ना। दिन के समय में ही तो स्टोमाटा ओपन होता है। फाइन, यस जॉर्ज, नहीं राइट, कि रात के समय में एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा। फाइन, क्योंकि रात के समय में तो स्टोमाटा क्लोज्ड है, पानी ऊपर से लॉस हो ही नहीं रहा है। जब लॉस हो ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे कोई खाली एरिया क्रिएट हो ही नहीं रहा है, तो पानी मूव करेगा कैसे? फाइन, ओके। तो रात के समय में एसेंट ऑफ सैप नहीं होना है। ओके, चलिए एक चीज, बट इट इज नॉट 100% ट्रू, है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा से ही नहीं होता है। कुछ ट्रांसपिरेशन होते हैं क्यूटिकल से, फाइन, कुछ होते हैं बार्क से, और कुछ होते हैं लेंथिकल से, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंट ऑफ सैप टू टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, है ना। ओके, समझ में आया ये चीज? एसेंट ऑफ सैप समझ में आया? यस सर। To make the continue
लिख चुका हूँ क्या मैं ये? And to make the continued movement of water, transpiration plays an important role. ट्रांसपिरेशन क्या करता है? Creates low water potential at mesophil area. Meaning creating high DPD या low DPD? Come on. Creating high DPD या low DPD? ट्रांसपिरेशन के चलते मेसोफिल सेल्स के पास किस तरीके का डीपीडी क्रिएट होगा, हाई या लो? हाई। कम डिफिशियंसी होगा या ज्यादा डिफिशियंसी होगा? वेरी गुड, क्रिएटिंग हाई डीपीडी। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहां से, हाई डीपीडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम डीलिंग ट्रांसपिरेशन। Due to transpiration, water potential at mesophil becomes -10 to -30 बार। ये इंपॉर्टेंट है। which is enough to pull the water up to 130 meter height। कहाँ जाते नहीं है ना, इतने हाइट तक जा सकता है। ध्यान देंगे, ये फोर्स के बारे में क्वेश्चन आता है ना। ट्रांसपिरेशन ठीक है ना, कंटिन्यूसली मैं बोले जा रहा हूँ। लेट अस सी द टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ट्रांसपिरेशन अंकित, ट्रांसपिरेशन, कैन यू डिफाइन ट्रांसपिरेशन? Yeah, tell me. Yes, Ankit. Movement of water. Transpiration is the loss of water. Is the Oh, yes, law sir. is the movement या loss of water? ये ज्यादा सही रहेगा। Yes, sir. Loss of water from, ठीक ना। अभी तक आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में जानते होंगे। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टिप या फिर थ्रू स्टोमाटा। लेकिन ये आप म्यूट कर लेंगे ना, माइक म्यूट कर लेंगे, फाइन, ओके। अभी तक बचपन से आप यही पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा, है ना। बट इट इज नॉट 100% ट्रू। नॉट ओनली थ्रू स्टोमाटा द वाटर इज लॉस्ट, है ना। प्लांट के इंटायर सरफेस से पानी का लॉस होता है, एक्सेप्ट द रूट रीजन, है ना। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम the exposed body part of plant, exposed body of plant, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, the exposed part of the and those exposed parts are, क्या क्या हो जाएगा? स्टोमाटा,
है ना, लेंथिसल्स, क्यूटिकल, और भी कुछ है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंथिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और क्या हो सकता है, बार्क ट्रांसपिरेशन, बार्क, है ना, बार्क। ओके, सबका क्या योगदान है बता दे रहे हैं। स्टोमेटा कितना इम्पार्ट करता है ट्रांसपिरेशन में, ये भी मेंशन कर दे रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। तो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है दैट इज अबाउट 50 से 97% पानी का लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। फाइन, लेंथिसल से कितना होता है ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 0.1%, 0.1% वाटर का लॉस होता है थ्रू लेंथिसल्स। क्यूटिकल से कितना होता है, क्यूटिकल से होगा 3 से लेके 50% तक पानी का लॉस होता है क्यूटिकल से, और बार्क से होगा ऑलमोस्ट 1%, ठीक है, इस तरीके से लॉस होता है। नाउ कब कब होगा, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होना है, फाइन, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होना है। आप बताओगे दिन के समय में होगा या रात के समय में होगा, डे टाइम में सर, टाइमिंग बताएंगे जरा, सुबह होगा सर। टाइमिंग बताएंगे जरा, वेट, हाँ जी क्या बोल रहे हो, डे टाइम ना होगा सर। या somebody was saying डे टाइम, वेरी गुड, ठीक ना, ये दिन के समय में होना है ना। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होगा वो दिन के समय में होगा। लेंथिसल्स, लेंथिसल्स में अभी भी डे प्लस नाइट, ठीक है, दिन और रात दोनों में होना है, ठीक ना। इसमें भी क्या होगा, दिन और रात दोनों में होगा, है ना। बार्क से भी क्या होगा, दिन और रात दोनों में होगा। फाइन, ओके, इस तरीके से होना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमें यहाँ पर क्यूटिकल से डिस्कस कैसे करना होता है है? स्टोमेटल क्यूटिकल। क्यूटिकल में क्या होता है, क्यूटिकल इज व्हाट, वैक्सी लेयर। क्यूटिकल इज व्हाट, हाँ, ए वैक्सी लेयर प्रेजेंट ओवर द लीफ, पत्ते के ऊपर एक चिपचिपका सा, है ना, कैंडल का तरह, मोम का तरह एक परत रहता है, उसको हम लोग क्यूटिकल लेयर कहते हैं, है ना। वो किस लिए लगाया गया है, ताकि पौधे से पानी का लॉस ना हो, फाइन। लेकिन वो 100% पानी का लॉस को नहीं बचा, मतलब कि इम्पार्ट नहीं करता, फाइन, स्टिल सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट डिसाइड द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल लेयर, है ना। तो बहुत कम अमाउंट में होता है, 3 से 50% लिखा हूं, तो एक्चुअली में इसकी भी डिफरेंशिएशन करी गई है। सन लविंग प्लांट के अंदर 30% तक वाटर लॉस होता है, और शेड लविंग प्लांट में 50% तक लॉस होता है ना। ओके, अब ये 50% 30% इसलिए होता है क्योंकि शेड लविंग प्लांट में क्यूटिकल पतला होता है, थीन होता है ना, पतला परत होता है वैक्सी लेयर का, तो पतला परत होगा तो पानी का लॉस तो होना ही है ना। और जो सन लविंग प्लांट होते हैं उनका परत मोटा होता है क्यूटिकल का, तो उससे कम ट्रांसपिरेशन होता है ना। सो ट्रांसपिरेशन डू टेक्स प्लेस फ्रॉम क्यूटिकल, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इन जनरल हम लोग कहते हैं कि क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, या फिर क्यूटिकल इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ऐसा नहीं है कि 100% ट्रांसपिरेशन नहीं होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। चलिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे
stomatal transpiration. Stomatal transpiration. मैकेनिज्म हम समझाएंगे आप लोगों को अगले पेज में, पहले हम देख लें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है क्या. द ट्रांसपिरेशन टेकिंग प्लेस थ्रू the stomatal apparatus. ठीक है, apparatus सिंगल पी डबल पी देखेंगे जरा. सिंगल पी होगा. सो डाइकोट का स्टोमाटा देख लेते हैं. स्टोमाटा ऑफ डाइकोट और मोनोकोट. Fine. So let me draw the diagram. यहाँ पे जो हम स्टोमाटा बना रहे हैं that is ओपन टाइप है ना. स्टोमेटल apparatus जो है वो खुला हुआ है. ओके, ये हो जाएंगे गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स इज सराउंडेड बाय किस प्रकार का सेल्स? ये कौन से सेल्स हो जाएंगे? सब्सिडियरी सेल्स. सब्सिडरी सेल्स. सब्सिडरी सेल्स. और ये हो जाएगा गार्ड सेल्स, है ना. सब्सिडरी सेल्स 4 या 5 हो सकते हैं, गार्ड सेल्स 2 होंगे. फाइन. यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ मोनोकोट्स, है ना. मोनोकोट्स के केस में गार्ड सेल्स का शेप कुछ इस तरीके से होता है, डम्बल शेप. ठीक है, चलिए ये हो गया. ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे. यहाँ पे गार्ड सेल्स किस तरीके के हैं?
किडनी बीन शेप में है। गार्ड सेल्स KIDNEY बीन शेप के हैं और यहाँ पे डम्बल शेप। फाइन। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इनर लेयर है, गार्ड सेल्स का इनर लेयर है वो थिकर है ना। इनर लेयर इज थिकर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इनर लेयर इज थिकर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा मिडल लेयर इज थिकर। फाइन। यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे इस तरीके से रेडियली माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट रहने के चलते इस गार्ड सेल्स का डायामीटर ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। फाइन। यदि गार्ड सेल्स को एक्सपैंड करना है तो वो लॉन्गिट्यूडिनली एक्सपैंड करेगा, लॉन्गिट्यूडिनली रिलैक्स करेगा। फाइन। रेडियली ये एक्सपेंशन शो नहीं करता है बिकॉज ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स यहाँ पे खत्म होता है, इन दोनों का डिफरेंस हटाइए यहाँ पे। गार्ड सेल्स has microfibrils arranged radially, है ना, रेडियली अरेंज्ड है। फाइन, याद रखेंगे। ड्यू टू दिस द एक्सपेंशन ऑफ only in longitudinal manner। फाइन, ये हो गया। फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। कुछ कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या है मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्लोरोप्लास्ट है, फाइन, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। रिब्यूस्को एंजाइम इसके पास नहीं है, ध्यान देंगे, रिब्यूस्को एंजाइम नहीं है इसके पास। रिब्यूस्को इज अ कार्बन और ऑक्सीजन फिक्सिंग एंजाइम। फाइन, इसके पास पेप्केज है, पेप्केज इज प्रेजेंट। क्या बता दें, वैक्यूल है, is present, starch is present, है ना, ये सब चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब मैं समझाता हूँ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेट मी शेयर दिस, उसको दूसरे पेज पे समझाता हूँ, नहीं तो कम पड़ जाएगा।
11 11 26 ठीक है, स्टोमाटा किस तरीके से ओपन होता है और क्लोज होता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड एक्टिव पोटेशियम पंप या फिर लेविट थ्योरी, ठीक ना। सेवरल are given for the regulation of opening of stomata. The most popular one is active potassium ion pump theory, है ना, या फिर इसको हम लोग कहते हैं लेविट थ्योरी। ओके, एक्चुअली इस एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी को फुजोनी ने दिया था, आगे चल के मॉडिफिकेशन करा था लेविट ने, इसलिए इसको लेविट थ्योरी भी कहते हैं हम लोग। This theory was given by important साइंटिस्ट का नाम फुजीनो and modified by लेविट, इसलिए इसको लेविट थ्योरी भी कहते हैं। फाइन, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे लेविट थ्योरी या फिर एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। एक्टिव पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम, पहला कंडीशन में दे रहा हूं दिन के समय में, क्या होना चाहिए जी? दिन के समय में
क्या होना चाहिए? स्टोमाटा को ओपन होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए। द स्टोमाटल STOMATL aperture is open. Opening is due to the turgidity of guard cells. हाँ, है ना। स्टोमाटल apparatus या स्टोमाटल अपर्चर खुला रहता है बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ये इतना चीज समझ में आया? टर्जिडिटी कहने का मतलब, टर्जिडिटी मतलब सेल एकदम पानी से भरा हुआ, सेल एकदम पानी से भरा हुआ, उसको टर्जिड सेल कहेंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन क्रिएट करना होगा कि गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाए। तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, पानी लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो पौधा इस तरीके का फिनोमेनन परफॉर्म करता है। लेट अस सी हाउ the plant perform this phenomenon to increase the osmotic pressure so that it can perform endosmosis. Again I am repeating, let us see how plant perform the phenomenon in order to increase the osmotic pressure inside its cytoplasm in order to perform endosmosis, है ना। वो हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम गार्ड सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा गार्ड सेल बड़ा सा, है ना। ये रहा गार्ड सेल। फाइन, देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शंस। ये कब का समय है? दिन का समय है, दिन में। फाइन, ये हम कौन सा सेल बनाए हैं? गार्ड सेल बनाए हैं। है ना। सो होता क्या है दिन के समय में? कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है। CO2 combines with water molecules, है ना, और कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता रहेगा किस में? H2CO3 में। H2CO3 में कन्वर्ट होते रहता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2CO3? पीएच के बेसिस पे हम देखना चाहेंगे तो H2CO3 के प्रेजेंस होने से कंडीशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक। ये हाँ एसिडिक है, ठीक ना, एसिड है। फाइन फाइन, ओके। रात के समय में, चूंकि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होता है ना, तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं वाटर के साथ एंड बनाते हैं H2CO3 इन लार्ज अमाउंट। H2CO3 लार्ज अमाउंट में बनाते हैं, है ना। ये कब का समय है? नाइट का समय है ना। ये दिन के समय में, दिन के समय में भी ये बनते रहता है लेकिन कम अमाउंट में बनता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन, इट इज synthesized in low amount, है ना, लो अमाउंट में बनता है, जिसके चलते पीएच इसका 7 से ज्यादा रहता है, ठीक है। ड्यू टू दिस इट्स pH is high,
इसका पीएच हाई होता है, ठीक है, समथिंग अराउंड कितना होगा, एट मोर देन 7, है ना, 7 से ज्यादा पीएच होता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस पीएच, at alkaline pH, starch undergoes partial metabolism, breakdown. है ना, जैसे कि आप देखेंगे रिएक्शन में दिखा रहा हूं, यहाँ पे स्टार्च है ना, स्टार्च टूटता है किस में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, पीईपी में कन्वर्ट होगा, है ना, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होना है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस बोलो या फिर ईएमपी पाथवे बोलो. है ना, ईएमपी पाथवे के चलते ओके स्टार्च टूटता है पीईपी में, पीईपी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोइनोल पायरुवेट. डू आई नीड टू राइट द एब्रिविएशन ऑफ पीईपी, या आप लोग कर लोगे? ये तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ना रहता है ना. क्या बोल रहे हो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हाँ आता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहीं ना कहीं आता है, ठीक है. दिस इज ऑफ 3 कार्बन, है ना. नाउ व्हाट हैपेंस, है ना, यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन भी होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी यूटिलाइज होते हैं जो फर्दर H2CO3 को कम करते हैं, है ना. H2CO3 कम होगा, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद पीपी, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज पेप्केज, है ना, और यहाँ पे फॉर्मेशन होना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, OAA. OAA कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ठीक ना. OAA स्टैंड्स फॉर ऑक्जेलो एसिटिक oxaloacetic acid. Fine. Now this oxaloacetic acid reduce to malic acid. ये सब रिएक्शन हो रहा है स्टोमाटा के अंदर बिकॉज ऑफ दिस हाई पीएच. ध्यान देंगे, कहाँ गया मैलिक एसिड, है ना, और मैलिक एसिड को बनाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है दैट इज मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. फाइन, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होना है एक यहाँ पे यूटिलाइजेशन होना है एक NADPH2 का. माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन, जब इधर से इधर आएंगे तो ये बनेगा माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन बनेगा, जब इधर से आएंगे टूटेगा. यस, यहाँ पे क्या होना है, एक NADPH2 ब्रेकडाउन होगा NADP में. फाइन, ये यूटिलाइज होता है, NADPH2 की यूटिलाइजेशन होती है. खैर वहां से क्वेश्चन नहीं होता है. नाउ दिस मैलिक एसिड डीएसोसिएट्स इनटू डिसोसिएट होता है, ठीक ना, किस में, मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में. मेलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में. समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किस में टूट रहा है,
मेलेटायन में और हाइड्रोजन आयन में। ध्यान से सुनेंगे, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन सेल से बाहर निकलेगा। फाइन, ये हाइड्रोजन ओके, ध्यान से सुनेंगे। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ निकलेगा, ये हाइड्रोजन आयन निकलेगा बाहर, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलेगा। फाइन, मूव्स आउट, मूव्स आउट टू क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकला, कहाँ, इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ moves out to chloroplast, moves out of chloroplast to cytoplasm, cytoplasm of guard cells, है ना। ओके, तो ये अब हम बताना चाहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में, है ना। ये कहाँ हो रहा है, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। दिस इज व्हाट, ओके, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया गार्ड सेल का। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, ये किधर आ गया, ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म में। फाइन, ये ऐसे ही नहीं आता है, यहाँ पे एटीपी खर्च करी जाती है। फाइन, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। दिस हाइड्रोजन आयन कम्स आउट ऑफ इनटू द साइटोप्लाज्म, है ना। और यहाँ पे एटीपी खर्च होता है ना। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक पंप प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पोटाशियम पंप। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे पोटाशियम पंप। हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, है ना। और साथ में यहाँ पे कोड ट्रांसपोर्ट होना है, एंटीपोर्ट होना है, किसका, पोटाशियम आयन का। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेलेट आयन जो डिसोसिएट हुआ था, मैलिक एसिड जो डिसोसिएट हुआ था मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में, है ना। हाइड्रोजन आयन को एटीपी का इस्तेमाल करके बाहर भेज दिया गया साइटोप्लाज्म में, है ना। और जो पॉजिटिव आयन आया, पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए पोटाशियम आयन अंदर की तरफ जा रहा है ना। और ये दोनों पॉसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन आयन चैनल से, है ना। ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे कोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंटीपोर्ट हो रहा है, और ये चैनल ऑपरेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। फाइन, तो पोटाशियम अंदर, अंदर पोटाशियम आयन अंदर आया। फाइन, अब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए, मूव्स आउट ऑफ द, ये ज्यादा सही रहेगा।
नहीं है यार। हाँ जी, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे। moves out of guard cell into intracellular space। ये ज्यादा सही है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं रहता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस पोटेशियम आयन कंबाइंस विथ मैलेट आयन और यहाँ पे बनाता है पोटेशियम मैलेट। ये दोनों मिलके बनाते हैं पोटेशियम है ना, पोटेशियम मैलेट। और ये पोटेशियम मैलेट एंटर करता है वैक्यूल में, है ना, ये क्या है, वैक्यूल है ना। तो जैसे ही पोटेशियम आयन वैक्यूल के अंदर जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है ना, और वाटर पोटेंशियल घट जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पानी अंदर जाने लगता है ना। यहां से क्या होने लगेगा अब, एंडो ऑस्मोसिस, है ना, एंडो ऑस्मोसिस होने लगेगा। ध्यान से सुनेंगे, पोटेशियम मैलेट अंदर गया किसके, वैक्यूल के, जिसके चलते वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, है ना। ओके, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, एंडोस्मोसिस होने लगेगा, पानी बाहर से अंदर आने लगेगा। और पानी आने के चलते क्या होना है, यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिडिटी के चलते गार्ड सेल ओपन हो जाता है। फाइन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालने में मदद करता है साइटोकाइनिन। ये भी मेंशन करेंगे यहाँ पे हम। साइटोकाइनिन also participate in ओके, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले क्लास में लिख दूंगा, आप लोग चाहोगे पढ़ोगे, जितना मैं बताया हूँ इतना करके आओगे, है ना। अगले दिन फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा और लिखवाऊंगा, ठीक है। हेलो हेलो यस सर। हेलो, ओके, इसको यस पढ़ सर। के आएंगे फिलहाल इतना जितना मैं बताया हूँ, है ना। गुड, इतना तक करके आओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है ना। ओके, दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर या सेल के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यूज्ड अप होने लगता है ना। तो इसीलिए पीएच भी हाई रहता है, मतलब अल्कलाइन रहता है। अल्कलाइन कंडीशन में स्टार्च टूटेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, बनाता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन में और मैलेट आयन में। हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में निकल जाएगा, गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, है ना। ओके, इंट्रा सेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे, ठीक ना। एक्स्ट्रा सेलुलर लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में निकलेगा और इसको बाहर निकालने में मदद करेगा साइटोकाइनिन ऑल्सो, है ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, फाइन। और ये पोटेशियम आयन कंबाइन करेगा मैलिक एसिड के साथ, मैलिक आयन के साथ बना लेगा पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट
एंटर कर जाएगा वैक्यूल के अंदर, है ना। ओके, जाने के चलते इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसके चलते बाहर से पानी लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी गार्ड सेल्स की, पानी लेता है, जिसके चलते सेल टर्जिड होते हैं, और टर्जिडिटी के चलते ही स्टोमेटल अपर्चर बढ़ता है। फाइन, तो ये हुआ क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। और जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा एंड वाटर वेपर यहाँ से निकलने लगता है। फाइन, ये तो रहा ओपनिंग का। क्लोजिंग का हम अगले दिन में बताएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फाइन, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इसी में कंटिन्यू करूंगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से? Okay, then I'm signing off. Thank you, sir. Okay.